फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं 4.2। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो एक्सरसाइज 4.2 में क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमें 5 पार्ट गिवन है और यहाँ पे हर एक पार्ट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसका क्या फाइंड करना है, हमें रूट्स फाइंड करने हैं। इसका मतलब उसके जीरोज फाइंड करने हैं। तो देखो सबसे पहला पार्ट लेते हैं हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो अगर मुझे इसका रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जिस भी इक्वेशन का आप रूट फाइंड कर रहे हो वो इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है और जो हमारा थर्ड टर्म है इस इक्वेशन का, वो तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। हमें इस -3x को यानी कि मिडल टर्म जो है इसको स्प्लिट करना है दो टर्म में, और इस तरीके से स्प्लिटिंग करनी होती है कि ऐड करने पे -3x और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, मल्टीप्लाई बाय कॉन्स्टेंट टर्म कितना है -10। तो प्रोडक्ट आता है हमारा यहाँ पे -10। इसका मतलब प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे कि tan के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस, tan के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, जो भी मिडल टर्म है उसका कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट विदाउट साइन देखेंगे तो विदाउट साइन मतलब 3 आना चाहिए। तो देखो tan के फैक्टर, tan का फैक्टर एक तो ये पॉसिबल है tan इंटू 1, लेकिन क्या tan और 1 को सेपरेट करने पे मुझे 3 मिलेगा, नहीं। तो 10 और 1 का डिफरेंस 3 नहीं आएगा, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। बाकी और क्या हो सकता है 10 का फैक्टर 5 इंटू 2। अब देखो क्या 5 और 2 को डिफरेंस लेने पे 3 आएगा, तो यहाँ से तो हमें 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब एक फैक्टर इसका 5x आएगा और दूसरा 2x। अब यहाँ पे हमें 5x और 2x तो पता चल गया, बस हमें थोड़ा सा साइन को देखना है। हमें -3x लेके आना है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक को तो हम लिखेंगे माइनस का 3x और दूसरे को हम लिखेंगे प्लस का 2x। देखो जब यहाँ पे इसके साथ माइनस लगाऊंगा तो तब भी तो प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये जो माइनस साइन है ये तो हम बाद में भी लेके आ सकते हैं। पहले हमने सिर्फ क्या देखा कि 10 का फैक्टर ऐसा करना था कि जिसका डिफरेंस क्या आ जाए 3, तो वो आया 5 इंटू 2 और बाद में हमने उसको लिख लिया -5x 2x। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब क्या करेंगे, पहली दो टर्म में से जो भी कॉमन है उसको हम बाहर निकालते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ से x माइनस 5। इन लास्ट टू टर्म्स में देखो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों ही ब्रैकेट हमारे सेम है तो ब्रैकेट वाला पूरा बाहर चला जाएगा। अब देखो इस वाले पार्ट में, इस वाले टर्म में यहाँ पे ब्रैकेट बाहर चला गया, x बचा और यहाँ क्या बचेगा हमारा 2। इसका मतलब या तो हमारा x माइनस 5 0 हो जाए या फिर x प्लस 2 0 हो जाए। तो देखो अगर x माइनस 5 तो x की वैल्यू क्या 5 हो जाएगी, और अगर x प्लस 2 0 तो यहाँ से x कितना आएगा -2। तो इसके जो दो रूट्स हैं हमारे क्या आ जाएंगे 5 एंड -2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है। अब देखो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो गिवन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा ऐसे रहेगा, थर्ड टर्म ऐसे रहेगा, मुझे इस x को स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं प्रोडक्ट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, कॉन्स्टेंट टर्म है हमारे पास -6, इसका मतलब प्रोडक्ट आया माइनस का 12। क्योंकि प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव है तो हम 12 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, जो भी x का कोफिशिएंट है। अब x के साथ तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे 1 है। तो 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनका डिफरेंस क्या आ जाए 1 आ जाए। तो देखो 12 का फैक्टर 6 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है, 12 इंटू 1 हो सकता है। अब यहाँ से तो हमें डिफरेंस 1 नहीं मिलने वाला,
तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर 12 और 1 का मैं डिफरेंस लूँ, यहाँ से भी 1 नहीं मिलेगा, लेकिन 3 और 4 का डिफरेंस लेता हूँ तो यहाँ से 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना है हमें प्लस का 1x लेके आना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस का 3x और प्लस का 4x, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे +4x -3x। देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -3x + 4x, तो उससे हमारे जो जीरोज़ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से जो फर्स्ट 2 टर्म है उसमें से 2x कॉमन, तो यहाँ बचा x + 2। इन दोनों में से माइनस कॉमन और 3 का फैक्टर कॉमन, तो ये बचेगा x + 2 = 0। x + 2 दोनों में से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचा हमारा 2x और ये -3 = 0। तो होगा क्या, या तो हमारा x + 2 0 हो जाए, या फिर 2x - 3 0। अगर x + 2 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया x = -2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको भी, 2x कितना हो जाएगा =3 और x कितना 3/2। तो इस वाले के जो जीरो हो जाए वो क्या आ गया, -2 एंड 3/2, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर थर्ड। देखो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है √2 × x² + 7x + 5√2 = 0, ठीक है। अब देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज रखते हैं, थर्ड टर्म भी ऐसे ही रहेगा, और जो भी RHS में 0 है वो भी ऐसे ही रहेगा। इस 7x को ब्रेक करके 2 टर्म में हमें लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट क्या देखेंगे, x² का कोफिशिएंट √2, कांस्टेंट टर्म कितना है 5√2। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों को, तो √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 की 5 के साथ 10। तो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कि रेशनल पार्ट की रेशनल पार्ट से और इरेशनल की इरेशनल से, और जो भी उनका प्रोडक्ट आएगा फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 यहाँ पे केवल रेशनल पार्ट 5 है, और इरेशनल की इरेशनल से करेंगे 2, और 2 की मल्टीप्लाई 5 से कितना 10। तो फाइनल प्रोडक्ट आता है यहाँ पे 10। अब 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, 2 फैक्टर। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस लेके नहीं आएंगे। अब हम उन 2 फैक्टर का डिफरेंस चेक नहीं करेंगे, क्या चेक करेंगे, उनका सम। सम क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारा कैसा आ रहा है, प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो बताया था कि अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, x² का जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है उनको मल्टीप्लाई करने पे अगर पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव नंबर, तो उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोनों का सम मिडिल टर्म के बराबर आ जाए। और अगर ये नेगेटिव होता तो फिर हम बोलते 10 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 आए। लेकिन यहाँ पे हमें सम लेके आना है, तो 10 के फैक्टर क्या करेंगे, 5 × 2। क्यों, क्योंकि 5 + 2 क्या होगा 7। अब हमें 7x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 5x एंड 2x। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, +5x + 2x, ठीक है, = जो भी है ये आ गया। अब देखो पहले 2 टर्म में से यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ से कॉमन जो मिलेगा √2x, तो ये √2 बचेगा, x बचेगा, और इस वाली सेकंड टर्म में 5 प्लस। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले, देखो हमें इस तरीके से कॉमन लेना है, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो एज इट इज सेम बने। इसका मतलब ब्रैकेट में हमारा √2x + 5 आना ही चाहिए। तो यहाँ क्या आए कि इसको मल्टीप्लाई करने पे 2x बन जाए, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा √2, क्योंकि √2 के √2x से करूँगा तो 2x मिलेगा, और √2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना मिलेगा 5√2। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम √2 × √2 तो लिख सकते हैं, तो वही तो लिखा है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को बाहर निकाल लेते हैं, √2x + 5, यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से मिलेगा √2। इसके बाद क्या करेंगे कि या तो हमारा √2x + 5 0 हो जाए, या फिर x + √2 0 हो जाए। अब देखो अगर √2x + 5 0 हो गया, तो यहाँ से √2x कितना -5, एंड x कितना आ जाएगा -5/√2।
तो एक जीरो तो आ जाता है हमारा -5/√2 और यहाँ से हमें क्या मिलेगा x इक्वल टू -√2, तो सेकंड जीरोज आ गया हमारा -√2। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट हमें गिवन है 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आ गया, हम करने को तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और RHS में भी 8 से मल्टीप्लाई। देखो 8 से मल्टीप्लाई करने का रीज़न ये है कि 8 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जो डेनोमीटर में 8 है वो 8 इस 8 से कैंसिल होकर, यानी कि डेनोमीटर से हमारा जो भी हमारा यहाँ पे डेनोमीटर है वो सब रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये 8 का 2 के साथ करेंगे तो 16x², 8 की मल्टीप्लाई -x के साथ -8x, 8 इंटू 1/8, तो 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा 1 और RHS में 0। अब ये ज़्यादा इजी रहेगा हमें सोल्व करना इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन आ गया है इसलिए, बाकी हम कर सकते हैं उसे भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 16x² ऐसे रहेगा +1 ऐसे ही। हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट देखते हैं। x² का कोफिशिएंट है 16 और कॉन्स्टेंट टर्म 1, यानी कि प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो 16 है और प्रोडक्ट कैसा है पॉजिटिव। तो इस 16 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि उन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाए 8। देखो माइनस बाद में आ सकता है, पहले सिर्फ हमें क्या लेके आना है 8। तो 16 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करने पे 8 आता हो तो वो तो होगा हमारा 4 × 4, लेकिन हमें तो क्या चाहिए माइनस का 8 चाहिए ना, तो इसका मतलब -4 -4। देखो अगर मैं दोनों के साथ माइनस लगाता हूँ तो देखो प्रोडक्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए अब दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा -8। और क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है तो ये बन जाएगा -4x -4x। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इन पहली दो टर्म में से 4x कॉमन, तो इस टर्म में बचेगा 4x -1। अब यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब माइनस का 1 कॉमन, तो ये आएगा 4x - 1 इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट हम बाहर निकाल लेते हैं 4x - 1, तो सेकंड ब्रैकेट में भी क्या बचेगा 4x - 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब आगे करते हैं इसमें। देखो आगे क्या होगा, जो हमारा पहला ब्रैकेट है 4x - 1 या तो वो 0 हो जाए, और जो सेकंड ब्रैकेट है 4x - 1 दोनों ही सेम है यहाँ पे, तो दोनों ही 0। यहाँ से x कितना मिलेगा, अगर मैं 4x निकालूँ तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या 1/4, और ये भी सेम है, यहाँ से भी x क्या मिलेगा 1/4। तो दोनों ही जीरोज यहाँ पे क्या आने वाली है, सेम जीरोज आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे लास्ट पार्ट में हमें गिवन है, देखो लास्ट पार्ट गिवन है यहाँ पे 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। अच्छा लास्ट पार्ट में देखो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे 100x² + 1 - 20x इक्वल टू 0। देखो सपोज करो ये हमें इस तरीके से गिवन होता लिखा हुआ, तो यहाँ पे अब मुझे जब इस मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है तो इसका नहीं करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग इसमें लगा सकता हूँ या फैक्टराइजेशन मेथड इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना होगा 100x² - 2x + 1 इक्वल टू 0। देखो गिवन हमें यही है क्वेश्चन में, लेकिन मैंने थोड़ा चेंज करके ऐसे लिखा था सिर्फ समझाने के लिए, वैसे हमें यही गिवन है। अगर सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये इस तरीके से गिवन होता तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखते, देन इसमें क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे 100x² ये तो फर्स्ट टर्म है, ये ऐसी रहेगा, और +1 ये थर्ड टर्म है, ये भी ऐसी रहेगा। मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट x² का कोफिशिएंट 100, कांस्टेंट टर्म 1, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है 100। प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है, प्रोडक्ट कैसा है पॉजिटिव, इसका मतलब 100 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करने पे क्या मिल जाए 20। तो 100 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे 10 × 10 ही होगा, क्योंकि इन्हीं को ऐड करने पे 20 आ सकता है। बाकी मैं कुछ और करूँगा तो मुझे वहाँ से सम 20 नहीं मिलेगा, लेकिन चाहिए क्या माइनस का 20, तो क्या लिखेंगे -10 -10। तो इसका मतलब -20x क्या हो जाएगा -10 -10,
और क्योंकि x वेरिएबल है तो माइनस का tan x माइनस का tan x। अब क्या करेंगे, इन पहले दो टर्म में से देखो कॉमन क्या है, कॉन्स्टेंट पार्ट में tan और वेरिएबल में x, तो यहाँ पे बचेगा tan x माइनस वन। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस वन कॉमन आ जाएगा, tan x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। देखो यहाँ पे कॉमन नहीं था लेकिन हम माइनस साइन कॉमन इसलिए लिया क्योंकि हमें ब्रैकेट वाला पार्ट सेम लेके आना है। अगर ब्रैकेट वाला सेम नहीं आएगा तो फिर ब्रैकेट वो कॉमन नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan x माइनस वन, पहले वाले पार्ट में क्या बचा tan x, सेकेंड पार्ट में क्या बचा माइनस का वन। तो यहाँ पे भी फिर क्या होगा, फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है वो भी ज़ीरो हो जाए या फिर सेकेंड वाला ब्रैकेट ज़ीरो हो जाए, ठीक है। अगर tan x माइनस वन तो यहाँ से tan x किसके बराबर, वन के बराबर, और x किसके बराबर, वन अपॉन टेन। तो ये आ गया इसका फर्स्ट जीरोज। सिमिलरली देखो ये भी वही है तो इसका भी जो जीरोज आएगा वो क्या आएगा, वन अपॉन टेन। तो दोनों ही जीरोज, इसका मतलब क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखो याद करो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या किया था, वहाँ पे सिर्फ हमने इक्वेशंस बनाई थी और उनको छोड़ दिया था। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमने प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 1 में गिवन है उसको हमको सोल्व करना है। तो ये इक्वेशन तो मैंने आपको कैसे बनानी थी ये तो मैंने सिखा दिया था, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप उन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सिर्फ आपको सोल्व करना है। अगर नहीं होगा तो आप मुझसे वो डाउट पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या मेरे टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो हमें क्या गिवन है, ऐसे दो नंबर गिवन है और उन दोनों नंबर का जो सम है वो कितना गिवन है यहाँ पे 27 एंड प्रोडक्ट कितना है 182। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। गिवन क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या गिवन है, वो गिवन है हमें 182। हमें वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट करते हैं, लेट वन नंबर इज x। अब देखो अगर मैंने पहला नंबर यहाँ पे x लेट किया तो अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर। अब देखो यहाँ पे मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं अदर नंबर को y लेट कर लूँ तो फिर दो इक्वेशन बनेगी कि x प्लस वाई 27 और x इंटू वाई 182। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को यूज़ करके हमें x और y निकाल लेना है। या फिर मैं ऐसे करूँ कि वेरिएबल में कोशिश करता हूँ एक ही वेरिएबल इस पूरे इक्वेशन में रहे। तो अगर मुझे एक नंबर x दे रखा है, अब देखो दोनों नंबर का सम क्या था 27, तो अगर एक x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों नंबर का सम क्या है 27। तो अगर मैं दोनों के सम में से एक नंबर माइनस कर दूँ तो दूसरा नंबर मुझे मिल जाएगा। अब क्या गिवन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इनका प्रोडक्ट है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 182। इसका मतलब क्या हुआ कि x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 182। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो x की मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो कितना मिलेगा 27x, x की मल्टीप्लाई x के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इस 182 को इधर लेके आता हूँ, ये क्या बन गया 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर का साइन कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, और मैं एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव लेकर आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस, और साथ के साथ टर्म भी अरेंज कर लेता हूँ, माइनस 27x प्लस 182। तो देखो जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो भी टर्म होगी उन सभी टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो माइनस का एक्स स्क्वायर था वो प्लस हो गया उसका है, इसका साइन पॉजिटिव था लेकिन जब माइनस कॉमन लिया नेगेटिव, ये नेगेटिव था और ये क्या हो गया पॉजिटिव। माइनस को मैं अगर आरएसएस में भेजूँ तो क्या होगा, वो तो जीरो के साथ जाएगा तो जीरो ही बन जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसमें हमें अप्लाई करना है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा ऐसे रहेगा, ये 182 थर्ड टर्म इक्वल टू 0।
तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 एंड कांस्टेंट टर्म है 182, इसका मतलब प्रोडक्ट कैसा 182, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है पॉजिटिव है। तो 182 के ऐसे दो फैक्टर कि जिनको ऐड करने पे मुझे क्या मिल जाए 27। ठीक है, तो देखो 182 का यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। अगर मैं 182 को लिखूँ यहाँ पे, देखो 2 इंटू 91, ठीक है, और फैक्टराइज करता हूँ इसका 2 इंटू 91 के क्या हो जाएंगे 7 इंटू 13। तो ये सब प्राइम फैक्टर है 182 के। तो 182 का हमने फैक्टराइजेशन तो कर लिया इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। अब ये तीन प्राइम नंबर यहाँ पे है, इन तीनों को ऐसे दो नंबर में अरेंज करना है कि उनका सम क्या आ जाए 27। तो देखो अगर मैं 7 और 2 को एक साथ लिखता हूँ 13 को एक साथ, तो ये क्या बनेगा 14 इंटू 13, और दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या मिल रहा है 27। तो इसका मतलब एक नंबर 14 दूसरा 13, लेकिन बात क्या है, बात है यहाँ पे माइनस लेके आने की। तो हम क्या करेंगे दोनों ही नंबर के आगे माइनस लगा देते हैं, क्योंकि तभी हमारा -27 आएगा। तो एक नंबर तो होगा यहाँ पे माइनस का 14x, और दूसरा नंबर आएगा यहाँ पे -13x। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो पहले दो नंबर में से x कॉमन, तो ये आएगा x -14। इन दोनों में से माइनस का 13 कॉमन, तो ये आ जाएगा x -14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, जो ब्रैकेट वाला उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो सेकंड ब्रैकेट में बचेगा x -13 इक्वल टू 0। तो या तो यहाँ से x -14 0 हो जाए, या फिर x -13 0 हो जाए। ठीक है, अगर x -14 तो यहाँ से x की वैल्यू 14, और अगर x -13 तो यहाँ से x की वैल्यू 13। तो देखो x की दो वैल्यूज लेके आई है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। ठीक है, कि अगर हमारा x की वैल्यू 14 होगी, अगर x 14, तो फर्स्ट नंबर हमने क्या लेट किया था, फर्स्ट नंबर था हमारा x, तो पहला नंबर 14 और सेकंड नंबर क्या था हमारा 27 माइनस एक्स इक्वल, इसका मतलब 27 माइनस 14, तो सेकंड नंबर 13। लेकिन अगर हमारा x 13 हम ले रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट नंबर x, तो पहला नंबर 13 और सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स, इसका मतलब 27 माइनस का 13, इसका मतलब 14। तो देखो नंबर तो यहाँ पे जो दोनों नंबर आए 14 एंड 13 आएगा, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो गया है। तो फाइनली हम यही बोलेंगे कि जो दो नंबर्स है, जो हमारे टू नंबर्स हैं, वो हमारे क्या होंगे, एक नंबर 14 होगा, एक नंबर 13 होगा। ठीक है, तो यही था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ वूज स्क्वायर इज 365। मतलब क्या है कि हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं, ऐसे इंटीजर जिनके अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर करने का जो उनका सम आएगा वो कितना आना चाहिए 365। तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे आ रही है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते थे, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब यहाँ पे है कि लगातार, कि ऐसे दो इंटीजर बताने हैं जो एक के बाद लगातार आ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल लगा देखो 3 एंड 4, देखो 3 के बाद 4 ही आ रहा है, तो ये क्या हमारा कंसेक्यूटिव है। ऐसे ही 19 20, तो 19 के बाद 20 आ रहा है, तो ये क्या हमारे कंसेक्यूटिव नंबर है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे 1, यानी कि जो सेकंड नंबर है वो पहले से एक ज़्यादा है, जो यहाँ पे सेकंड नंबर है 20 वो पहले से 1 ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है 1। तो कोई भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमें लिखने हैं तो उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 20 माइनस 19 करता हूँ तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 19 माइनस 20 तो -1, यानी कि डिफरेंस हमारा 1 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि वो पॉजिटिव बोल रहा है तो इसलिए हमने पॉजिटिव मान लिया। टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड, इसका मतलब अगर पहला नंबर एक्स तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर यहाँ पे x + 1। देखो x और x + 1 में दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 1,
ठीक है, देखो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे कि पहला नंबर मैं x मान लूँ तो दूसरा नंबर क्या x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी डिफरेंस हमारा क्या है 1 का ही है, तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर मैं ऐसा लेके चलूँगा तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। मेन है यहाँ पे कि उन दो नंबर का जो भी हम लेट कर रहे हैं दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि जो सम ऑफ स्क्वायर है इन दोनों नंबर का, जो स्क्वायर का सम है वो कितना है हमारा, सम ऑफ स्क्वायर इज 365। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा 365। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर तुम्हारा एज इट इज रहा, ये हमारा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करें तो क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, और 365 को साथ के साथ एलएचएस में लेकर आएंगे तो माइनस का 365 इक्वल टू 0। आगे से लिखते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये हमारा एक्स स्क्वायर ये 1 और ये कितना बन जाएगा 2x, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस कितना 365। ठीक है, तो यही आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है तो इन दोनों को तो ऐड कर लेंगे 2x स्क्वायर, फिर हमारा ये 2x आ गया। ठीक है, प्लस 1 और माइनस 365 कितना आ जाएगा माइनस का 364। यहाँ से 2 का फैक्टर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 8 16 182 इक्वल टू 0। 2 हमारा आरजेस में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 0, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब देखो अगर यहाँ पे मैं 2 को लेकर आता हूँ जो 0/2 और 0/2 तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन गई है वो हमारा ये है। अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 182। इसका मतलब जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट कितना आएगा माइनस का 182, तो जो प्रोडक्ट है हमारा वो कैसा है नेगेटिव। इसका मतलब ये जो 182 है इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना होता है यहाँ पे जब हम कोफिशिएंट के बराबर लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस बाद में आ सकता है, पहले हमें लेके आना है 1। तो इस 182 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पे 1 आ जाए, तो देखो 182 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये आएगा 2 × 7 × 13। अब ये 3 नंबर यहाँ पे आया है, इन 3 नंबर को इस तरीके से अरेंज करना है दो नंबर में कि उनका डिफरेंस 1 आ जाए। तो ये क्या होगा 14 एंड 13, देखो 2 7 जा 14 और दूसरा 13, और अगर मैं 14 माइनस 13 करता हूँ तो क्या मिलेगा 1। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे प्लस 1 लेकर आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 14 माइनस 13, यानी कि ये छोटे वाला नंबर ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। वहीं अगर ये माइनस होता है यहाँ पे तो फिर हम क्या करते -14 + 13। तो यही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो प्लस माइनस है तो हम बाद में भी लेके आ सकते हैं, पहले हमें क्या लेकर आना होता है जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है, यानी कि विदाउट एनी साइन जो भी यहाँ पे है तो वो लेकर आना है। तो इसलिए अब हम इसे क्या लिखेंगे 14x माइनस 13x। ठीक है, इन पहले दो टर्म में से x कॉमन तो ये बचेगा x + 14। अब देखो जो सेकंड लास्ट की दो टर्म है यहाँ पे मुझे ब्रैकेट में लेकर आना है x + 14, तो मैं इनमें से ऐसा क्या कॉमन लूँ कि यहाँ पे x + 14। तो देखो दोनों ही टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ x है तो ये 13 भी कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट वाला पार्ट सेम आ गया तो ब्रैकेट को निकाल लेते हैं बाहर, तो ये x + 14 एंड सेकंड नंबर क्या आ गया यहाँ से x - 13 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या होगा x की वैल्यू वो x + 14 या तो 0 हो जाए या फिर x - 13 0 हो जाए। देखो अगर x + 14 0 तो x की वैल्यू क्या होगी -14। अगर x - 13 0 तो यहाँ से x की वैल्यू 13। अब यहाँ पे x की वैल्यू देखो 2 आई है, तो क्या दोनों ही x की वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है। तो हमें यहाँ पे क्या लेट किया था कि जो हमारा ये x है, ये x क्या है हमारा
पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा था कि हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 हो। अब क्योंकि x हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो ये तो हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब x इक्वल टू -14 पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये x है नेगेटिव। अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा हुआ था कि जो नंबर्स है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर वहाँ पे पॉजिटिव ना लिखा हुआ होता फिर हम x को -14 ले सकते थे। तो अभी इस वाले क्वेश्चन में हमें ये लेकर नहीं चलना, सिर्फ हम क्या लेंगे, x इक्वल टू 13। तो अगर हमारा x 13 है देन टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, देखो पहला नंबर x इसका मतलब 13 और दूसरा नंबर x प्लस 1 इसका मतलब 13 प्लस 1। इसका मतलब जो नंबर आएंगे 13 एंड 14, तो दो नंबर क्या होंगे, 13 एंड 14। वहीं अगर यहाँ पे पॉजिटिव ना लिखा हुआ था तो यहाँ से नंबर मिल सकते थे -14 -13, बट अब वो हमें नहीं लेना क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कि गिवन क्या है, यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास, उस राइट ट्राइंगल में जो हमारा एल्टीट्यूड है वो क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। यानी कि जो एल्टीट्यूड डिपेंड कर रहा है वो बेस के ऊपर है। तो अगर यहाँ पे बेस सपोज करो, यहाँ पे बेस हमारा 10 सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड क्या होगा, 10 - 7 यानी कि 3। तो अगर यहाँ पे बेस x लेते हैं तो एल्टीट्यूड क्या आएगा, x - 7। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ दी हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो हमें दो साइड्स निकालनी है, यानी कि अदर टू साइड्स से क्या मतलब हुआ, बेस और हमें एल्टीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लेट कर लिया, लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर। देखो अगर बेस हमारा x है तो एल्टीट्यूड क्या होगा, इस बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा, यानी कि इस बेस में से माइनस कर देता हूँ 7, तो एल्टीट्यूड क्या आ गया, x - 7 और यूनिट सेंटीमीटर गिवन है। हाइपोटेनस भी हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं एक राइट ट्रायंगल लेता हूँ ABC, तो इसमें बेस x है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट ही होता है x - 7 और हाइपोटेनस 13। किसी भी राइट ट्रायंगल में तीनों साइड का रिलेशन जो होता है वो पाइथागोरस से रिलेटेड होता है। पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, की हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बाकी जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम का। इसका मतलब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, देखो पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर, बेस क्या है BC, तो BC का स्क्वायर, एंड हाइपोटेनस क्या है AC, तो इसलिए AC का स्क्वायर। AB हमें अभी हमने लेट किया था, AB कितना है x - 7, तो ये हो गया x - 7 स्क्वायर। BC कितना है x, तो ये हो गया x स्क्वायर, और AC हमें गिवन है 13, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर। सभी के स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस जो सेकंड पार्ट है उसका स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 169। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा 2x स्क्वायर बन गया, प्लस का 7 स्क्वायर माइनस का 49, वो सॉरी प्लस का 7 स्क्वायर प्लस का 49, और ये क्या है -2 इंटू एक्स इंटू 7, तो -14x। ये 169 को हम साथ के साथ LHS में लेकर आते हैं तो माइनस का 169, सिंप्लीफाई करेंगे ये आ गया है 2x स्क्वायर -14x प्लस 49 - 169 कितना, माइनस का 120 इक्वल टू 0। इन तीनों टर्म में से 2 का फैक्टर कॉमन मिल जाएगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -7x - 60 इक्वल टू 0। 2 को RHS में भेजेंगे तो वो 0 के साथ चला जाएगा, तो ये बचेगा हमारा x स्क्वायर -7x - 60 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बस हमें क्या करना है, यूजिंग फैक्टराइजेशन इसको सोल्व करना है।
तो फर्स्ट वाला टर्म हमें हमारा एज इट इज़ रहेगा, लास्ट टर्म भी ऐसी एज इट इज़ रहेगा, यानी कॉन्स्टेंट टर्म। -7x को दो पार्ट में ब्रेक करना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, कॉन्स्टेंट टर्म विद साइन -60, तो प्रोडक्ट आता है हमारा -16। इसका जो प्रोडक्ट हमारा वो कैसा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव तो 60 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 7। क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट 7 है, इसलिए हमें क्या लेके आना है, 7। तो करेंगे यहाँ पे 60 के फैक्टर। तो देखो 60 के अगर हम फैक्टर करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 16, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ 60 का, 2 × 2 × 3 × 5 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 नंबर, तो हमें इन चारों नंबर को दो नंबर में ऐसे अरेंज करना है कि उन दो नंबर का डिफरेंस 7 आ जाए। तो देखो यहाँ पे 7 लाने के क्या करते हैं, अगर मैं 5 और 3 को लेता हूँ एक साथ, तो 5 3 ज़ा 15 और ये आएगा 2 2 ज़ा 4, तो 15 - 4 तो 7 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं 2 के साथ 6 लूँ और इस 2 के साथ 5 लेता हूँ, तो ये 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो 10 और 6 का डिफरेंस भी क्या, 7 नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे क्या लें, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इन तीनों को एक साथ लेता हूँ, 2 × 2 × 3, तो 12 मिलेगा, और ये 5 अलग, तो 12 और 5 का डिफरेंस क्या, 7। तो इसका मतलब ये हमें लेना पड़ेगा 12 × 5। तो ये चीज़ें हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि किसका पेयर हमें बनाना है। तो यहाँ पे पेयर बनाना पड़ेगा 12 और 5 का, क्योंकि 12 और 5 का डिफरेंस क्या होता है, 7। लेकिन हमें यहाँ पे लेके आना -7, इसका मतलब जो भी बड़ा नंबर है उसको नेगेटिव। तो जो ब्रेक करना पड़ेगा वो -12x + 5x, यहाँ पे हमारे इसका टर्म आ गया जिसमें ब्रेक करना है। अब हम क्या करेंगे, पहली दो टर्म में से देखो x कॉमन मिल रहा है यहाँ से, तो x कॉमन निकालते हैं, x - 12। इन दोनों में से 5 का फैक्टर कॉमन, तो यहाँ बचेगा x - 12 = 0। अब देखो x - 12 बाहर आ जाएगा पूरा, सेकंड ब्रैकेट क्या बचेगा, x + 5 = 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 12 = 0, या फिर x + 5 = 0। ये मिला हमारा x = 12 और ये आ गया x = -5। अब देखो यहाँ पे ये जो दो नंबर्स आ गए 12 और -5, देखो ये इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर देंगे, लेकिन हमें जो फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है ये BC एंड AB, और ये BC AB क्या है, यहाँ पे साइड से, यानी कि हमें बेस और एल्टीट्यूड फाइंड करना है। और जो बेस और एल्टीट्यूड है वो एक साइड है, और साइड कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हम ये x नेगेटिव नहीं ले सकते। तो ये चीज़ हमारा क्या है, यहाँ पे नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि सिर्फ हमें x से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें साइड्स निकालनी है ट्राइंगल की, और ट्राइंगल के साइड्स नेगेटिव नहीं होगी, तो -5 तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, x = 12। तो देखो अगर x = 12 तो बेस तो कितना आ जाएगा हमारा, अगर x = 12 तो बेस हमने क्या माना था, बेस था x, तो बेस तो आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा ट्राइंगल का, एल्टीट्यूड हमने लेट किया था x - 7, इसका मतलब 12 - 7 = 5। तो यहाँ से एल्टीट्यूड कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया कि बेस हमारा 12 सेंटीमीटर होगा और एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो कुछ आर्टिकल्स एक दिन में बना रही है, ठीक है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। देखो एक दिन ये देखा गया, क्या देखा, that cost of production of each article, यानी कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी आई, was 3 more than twice the number of article produced, यानी कि जितने भी एक दिन में आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके डबल से 3 ज़्यादा, जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके डबल से 3 ज़्यादा एक आर्टिकल की कॉस्ट है, ठीक है। और जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की उस दिन कितनी आई थी, ₹90। तो हमें यहाँ पे बताना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो हमें यहाँ से नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालना है और दूसरा निकालना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल।
तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मान लेते हैं उस दिन जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए होंगे वो एक्स हुआ होगा, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखो जो आर्टिकल की कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको मान लिया एक दिन में इतने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर इतने आर्टिकल एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या आएगी कि जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उसके डबल से, तो उसका डबल तो क्या हो गया 2x, उसके डबल से भी 3 ज़्यादा। तो ये जो आई है ये कॉस्ट है हमारी एक आर्टिकल की, ठीक है। और टोटल कॉस्ट हमें क्या गिवन है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट गिवन है ₹90, यानी कि जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका जो टोटल कॉस्ट है 90। अब देखो टोटल कॉस्ट हमें 90 गिवन है। अब हम मान लेते हैं हमारे पास 10 बुक है, ठीक है, और एक बुक की कॉस्ट 200 रुपीज़, यानी कि एक की कॉस्ट 200 रुपीज़। तो 10 की कैसे निकालेंगे, कितनी भी बुक्स है उनकी मल्टीप्लाई एक बुक की कॉस्ट से कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जितने भी मेरे पास आर्टिकल है उन सभी की मल्टीप्लाई एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूँगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। इसका मतलब टोटल कॉस्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टोटल कॉस्ट इक्वल x इंटू 2x प्लस 3, और x इंटू 2x प्लस 3 ये तो हमें गिवन है 90। इसका मतलब x इंटू 2x प्लस 3 किसके बराबर है 90, क्योंकि दोनों ही क्या है टोटल कॉस्ट है आर्टिकल का। सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू 3 3x, 90 को LHS में लेकर आएंगे -90। तो ये हमारा क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो सॉरी इस एक इक्वेशन को सोल्व करना है। तो 2x स्क्वायर -90 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 20 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -90, तो प्रोडक्ट आएगा माइनस का 180। अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव है इसका मतलब 180 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या आ जाए 3, यानी कि जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट है 3, इनका डिफरेंस 3 आ जाना चाहिए। तो देखते हैं 180 के ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं कि उनका डिफरेंस क्या आ जाए 3। तो 180 के डिफरेंस अगर मैं यहाँ पे करूँ, देखो अगर मैं 90 मैं इसके प्राइम 90 इंटू 2 करता हूँ तो क्या आएगा डिफरेंस 3। 90 को मैंने और ब्रेक कर लिया है 45 इंटू 2 अभी भी अगर 45 और इन दोनों को एक साथ लूँ तब भी नहीं आएगा। 45 को ब्रेक कर लिया 15 इंटू 3 इंटू 2 तो 3 2 6 2 12, तो 15 माइनस 12। तो देखो इस नंबर को और इन तीनों नंबर को एक साथ लिखते हैं तो ये क्या बनेगा 15 इंटू 12। अब मल्टीप्लाई करने के तो वही आएगा 180, क्योंकि हम उसी के फैक्टर को रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 इंटू 12 का डिफरेंस करता हूँ तो 3 मिल रहा है। और हमें डिफरेंस भी कैसा चाहिए, जो यहाँ पे है नंबर वो पॉजिटिव। इसका मतलब जो बड़े वाला नंबर है वो पॉजिटिव रखना पड़ेगा और जो छोटा नंबर है वो नेगेटिव। तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर बनेंगे क्या बनेंगे 3 के 15x माइनस का 12x, ठीक है। इन दोनों नंबर में से देखो इन दोनों में कांस्टेंट तो कॉमन नहीं जाएगा लेकिन x कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ से हम क्या कॉमन निकालें, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा और 6 कॉमन आएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा 2x प्लस 15। तो यहाँ से अगर मैं ब्रैकेट बाहर निकालता हूँ तो 2x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दो केसेस बनेंगे कि या तो हमारा 2x प्लस 15 0 हो जाए या फिर x माइनस 6 0। अगर 2x प्लस 15 0 तो यहाँ से x की वैल्यू -15/2, ठीक। अगर x माइनस 6 0 तो x इक्वल टू 6। अब देखो अगर सिर्फ ये हम इक्वेशंस को सोल्व कर रहे होते, क्वेश्चन हमारे पास ये होता है कि हमें ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है, तो उस केस में इसके जो आंसर होते दोनों होते, दोनों में लिखने होते। लेकिन यहाँ सिर्फ हमें इक्वेशन को नहीं, ये जो इक्वेशन आई है कहाँ से आई, इससे आई,
ठीक है। तो यहाँ पे जो x रिप्रेजेंट कर रहा है, x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, पॉजिटिव जरूर हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आएंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन डेट डे कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए होंगे। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना था, 2x + 3। x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 6 + 3, इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये ₹15। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आ जाएगा, ₹15 एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ जाएंगे, 6। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 4.2 जो कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं।